हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर मॉलिक्स वन। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट किया था और तमाम बेसिक बातें जो भी हो सकती थी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो वन टाइम आपको देख लेना है, बार बार उसके ऊपर फोकस करना है नहीं। यहां से आपकी चीजें स्टार्ट होती है जो क्वेश्चंस में हम काम में लेंगे। फर्स्ट पॉइंट अपना है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं आपको लिखवाने वाला हूं जो कॉन्टिन्यूटी से आते हैं और एनसीईआरटी कहता है कि इनको आप एज ए थ्योरम काम में ले सकते हो। आप इन बातों को याद कर लो, ठीक है। तो ये एक तरीके से जेआर कैटेगरी है, इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, जस्ट आपको याद कर लेना है। कैसे है एक बार हल्का फुल्का मैं आपको बता दूंगा। बोलो बात क्लियर है क्या? और आज का लेक्चर बेटा एंड होते होते आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, कॉन्टिन्यूटी और आगे के कैलकुलस के जितने भी चैप्टर्स है वो आपको इस चैनल पे क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। बिंदास आपको क्लियर हो जाएंगे। आज के लेक्चर के एंड होते होते आपको ये कॉन्फिडेंस मैं दिला दूंगा। आप लेक्चर में बने रहें। क्या है सर मामला कि सर कुछ फंक्शंस है उनके बारे में हम ऑलरेडी डिसाइड करके चलते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कि सर पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो आपके सामने, वो ऑल रियल नंबर के लिए क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। किसी भी एक्स पे आप चेक कर लेना, ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। मोड ऑफ एक्स और e की पावर एक्स, मॉड्यूलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो बेटा ये भी है, मॉड्यूलस फंक्शन तो ये भी है। मैं केवल और केवल उनकी बात कर रहा हूं ओनली एक्स के लिए। मोड ऑफ एक्स, e की पावर एक्स, ये दोनों फंक्शन क्या होते हैं सर, ऑल रियल नंबर के लिए, किसी भी एक्स के लिए ये ऑलवेज क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस। अब हम बात करते हैं सर साइन एक्स और कोस एक्स। आप चाहो तो बेटा इनके ग्राफ बना के भी देख सकते हो। जैसे साइन एक्स और कोस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है सर, कहीं भी ब्रेक नहीं होता। आप कैसे बना लो, ये लो, कोस का कुछ इस तरीके से बनता है, तो कहीं भी ब्रेक नहीं होता है सर। ये ब्रेक नहीं होता है मतलब ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल रियल नंबर। इस पे क्या होती है, नंबर लाइन ऑल रियल नंबर पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ये भी चलेगा। अब हम बात करते हैं टेन इनवर्स और कोट इनवर्स। डायरेक्ट आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके क्लास 12th में है, ये फंक्शन आपने आईटीएफ में देखे हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्यों नहीं बन सकता भाई? आउट ऑफ द बुक भी तो आ सकता है क्वेश्चन, है ना। सीबीएसई कुछ भी कर सकता है और सीबीएसई का जलवा आप दिन प्रतिदिन देख ही रहे हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो सर टेन इनवर्स और कोट इनवर्स की पहले तो मुझे बताओ डोमेन क्या होती है। सर इनकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर, ठीक है। और उस ऑल रियल नंबर में बोलो इनका ग्राफ कहीं भी ब्रेक होता है क्या? नहीं होता है। आईटीएफ मैंने कंप्लीट करवा दिया, वहां पे जाके देख लेना। ये सारे के सारे फंक्शन ऑल रियल नंबर के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। बोलो बात डन है क्या? और इस बात को सर हम यूज करेंगे, वी कैन यूज दिस फैक्ट। या इतना आपको डिटेल में जाना ही नहीं है, आप तो सिंपल लिख रहे यार। वी कैन यूज एज ए थ्योरम। कि सर एज ए थ्योरम हम इस बात को हम क्या कर लेंगे, काम में ले लेंगे। और कहां पे काम में लेंगे? मोस्टली, वैसे तो कहीं भी काम में ले सकते हो आप, लेकिन मोस्टली हम लेंगे इन कंपोजिट फंक्शंस। और ये इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को इसमें पता नहीं क्यों डाउट रहता है, जबकि मैं सिंपल बना दूंगा आपके लिए। कंपोजिट फंक्शंस के अंदर स्पेशली हम इस बात को सर एज ए थ्योरम काम में लेंगे। कैसे? दो फंक्शन है एफ और जी। सपोज एक फंक्शन एफ आपका है मोड ऑफ एक्स और जी आपका है एक्स स्क्वायर। ये आपका पॉलिनोमियल, ये आपका मोड ऑफ एक्स। दोनों के दोनों क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस। दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इन दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन होगा ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। इस बात को ऐसे काम में लेंगे। गॉट इट? यस। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर, ये तो ऐसे मान लो 100% आपको ये वाली बात तो काम में आनी है। कहीं कहीं 10-20% हम इस बात को भी काम में ले लेंगे सर। क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प करेगी आपको ये वाली इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन ये आपके सिलेबस में नहीं है, चाहो तो आप हटा दो, बाकी आप लिखना चाहो तो लिख लो। इसकी तरह ये होता है तो साथ के साथ नॉलेज हो जाएगा, लेकिन आप हटा दो इसको, ठीक है ना। मैं आपकी बोर्ड एग्जाम के दायरे में रह के बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इतना ही ले लेते हैं सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आपने क्लास 11th में बनाया होगा कि सर ये ग्राफ जो है ना, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, हर एक इंटीजर पे ये ग्राफ जो होता है ना ब्रेक हो जाता है सर, कहीं दूसरी जगह जाके बन जाता है इस तरीके से। तो हर एक इंटीजर पे ये ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ब्रेक होने का मतलब सर इंटीजर पे ग्राफ टूट रहा है, टूटने का मतलब इंटीजर्स पे वो ग्राफ क्या है, डिसकंटीन्यूअस है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस दिलाएगी, क्वेश्चंस के बीच बीच में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। और ये मुद्दे की बात आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में ऐसे मिलती नहीं है, ये जरूर लिख रखा है उसने थोड़ा बहुत।
कि सर हम यहां पे लिखेंगे क्या, डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। इसी बात को आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो कि कॉन्टिन्यूअस एट एवरी नॉन इंटीजर, लेकिन आप तो ये लिखो डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। इस बात का मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूअस होगा नॉन इंटीजर पे। सिग्नम फंक्शन आपको पता ही है, क्लास 11th में आपने देखा होगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए सिग्नम फंक्शन 1 होता है, x लेस देन 0 के लिए -1 और x इज इक्वल टू 0 के लिए 0। तो ग्राफ देखो आप 3 बार टूट रहा है, जब आप इसका बनाओगे तो इस तरीके से कुछ बनेगा ये। तो सर ये ग्राफ आधा यहां आ रहा है आधा यहां आ रहा है, एक पॉइंट यहां बन रहा है, तो ग्राफ सर डिसकंटिन्यूअस है और किस पे है सर, 0 पे। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है, जब भी ग्राफ टूटेगा इसी पॉइंट पे टूटेगा। क्रिटिकल पॉइंट या सस्पिशियस पॉइंट आप बोल सकते हो इसको, ठीक है ना, जहां हमें चेक करना होता है। तो मामला क्या है सर इसके लिए, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। जस्ट आप लिख लो इन बातों को, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस में आपको ये फील हो जाएगा, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। सर साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की बात करें तो पहले तो ये बताओ इन दोनों की डोमेन क्या होती है, हम डोमेन में बात करेंगे ओनली। इन दोनों की डोमेन होती है सर -1 से 1, ITF में मैंने आपको बताया ये बात। और इस डोमेन में यानी कि खुद की डोमेन में ये दोनों कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इस डोमेन में मुझे बताओ ITF इनका ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है, इसका ग्राफ बोलो ऐसा कुछ बनता था कि नहीं बनता था, साइन इनवर्स का। तो ये बोलो अपनी डोमेन में यहां पे क्या है 1 और ये क्या है -1, -1 से 1 इस डोमेन के अंदर ग्राफ कहीं भी ब्रेक हो रहा है क्या सर, नहीं। ओनली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की हम बात करते हैं इनवर्स के अंदर, ये आपको पता ही है क्योंकि उसी के लिए इनवर्स फंक्शन बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे सर, ये कॉन्टिन्यूअस होता है। सर आपने कॉन्टिन्यूअस वाले यहां पे लिखवाए, इसको यहां क्यों लिखा, ये ऑल रियल नंबर वाले हैं, ऑल रियल नंबर में कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस है सर, कॉन्टिन्यूअस इन -1 से 1। बोलो बात देने क्या, ये वाली जो बात है ना बेटा, ये आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेगी इनडायरेक्टली। हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे इस बात को, ठीक है, इसको डायरेक्ट यूज करेंगे एज ए थ्योरम। एनसीईआरटी खुद बोल रही है ये बात, ये लो खत्म बात, ठीक है। यहां पे आप लिखेंगे क्वेश्चंस सॉल्विंग में हेल्प मिलेगी। कैसे मिलेगी वो थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। यहां तक क्लियर है क्या, बोलो डन है मामला मेरे ख्याल से, ठीक है। इस पॉइंट को अपन हटाते हैं, ये तो डन है सर। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या बनता है वो देखते हैं। इसी के अंदर कोई एक बात और लिख लेना, ठीक है, ये भी आपके लिए ऐसे मानो एक हेल्प करने वाली सी बात होगी। क्या, इसको रिमूव करके लिखवा दे दो कि सर आपने कहा कि मोड ऑफ एक्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। मोड के अंदर कुछ और आ जाए तो फिर आप ऐसे सोच सकते हो डायरेक्ट, अगर सोचना चाहते हो तो। कैसे, इसी के जस्ट नीचे एक कॉलम और बना लेना ऐसे करके कि सर मोड के अंदर मान लो अंदर की तरफ वाला फंक्शन कुछ ऐसा आ जाए जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। मोड ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोड के अंदर सपोज पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया। कैसा फंक्शन आ गया, पॉलिनोमियल। आपको पता है, मैंने बताया आपको पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है हमेशा, कॉन्टिन्यूअस। और उसका आप मोड ले रहे हो तो मोड ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं हो गया क्या, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा। मोड ऑफ आ जाए आपके पास साइन एक्स, तो साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है, तो मोड ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ये इंटायर फंक्शन भी क्या हो जाएगा सर, कॉन्टिन्यूअस। ऐसे आप इसके अंदर कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लेते हो यहाँ पे तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा। ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, एक सिंगल पॉइंट, ठीक है, नॉर्मल सा पॉइंट है, लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। अब आपके एकदम नॉर्मल से पॉइंट है, बस ये एक पॉइंट था जो आपको याद करना चाहिए था, एक सिंगल पॉइंट है ओनली है, बाकी खेल तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आप लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, नॉर्मल चीजें हैं। एलजेब्रा जो कि हर एक चैप्टर में चलता है, एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि सर एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करने से क्या इफेक्ट होगा, सर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। दो फंक्शंस का एडिशन है और उसका आप कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हो, सेपरेट बात करोगे तो भी बात एक ही, एक साथ बात करोगे तो भी एक ही। कैसे सुनना, इस पॉइंट को कैसे यूज करेंगे, हालांकि इस बात को यूज करेंगे हम एज ए थ्योरम, कंपोजिट फंक्शन में ही करेंगे। कैसे, कि आपको पता है if f of x and g of x are continuous at x is equal to a, कि सर x is equal to a पे f of x और g of x दोनों क्या है, continuous फंक्शन है, then आप क्या क्या बातें बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि इन दोनों का एडिशन करने के बाद जो फंक्शन बनेगा
इन दोनों का एडिशन किया, अब आपके पास ये एक नया फंक्शन बन गया, तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का एडिशन भी हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। या फिर सब्ट्रैक्शन करते हो तब भी अपने पास जो फंक्शन बनेगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। तो ये जो फंक्शन आया सर, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a, हम ये बात बोलेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है कि नहीं? यस सर, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का हम मल्टीप्लीकेशन कर दे, डॉट बोले तो मल्टीप्लीकेशन, तो सर वो भी क्या होगा, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। सर डिवीजन कर दे तो f ऑफ x अपॉन g ऑफ x या g ऑफ x अपॉन f ऑफ x, दोनों क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। बस इतना ध्यान रखना है, जनरल मैथ वाली बात है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, वो तो हमें हर जगह ध्यान रखना बेटा। f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। बस प्रोवाइडेड आपको ये ध्यान में रखना है, क्या प्रोवाइडेड जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो कहीं पे जीरो ना हो जाए बेटा, x इज इक्वल टू a पे। तो f ऑफ a या g ऑफ a इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो लिख लो, या डायरेक्ट आप इतना ही लिख लो कि डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी पे कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है कांस्टेंट के। और f ऑफ x ऑलरेडी आप कॉन्टिन्यूअस बोल रहे हो, तो किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हो और उसके बाद सोचते हो कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, तो ये कॉन्टिन्यूअस है और कांस्टेंट फंक्शन खुद कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा सर, ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा 8x इज इक्वल टू a, क्योंकि a पे बात कर रहे हैं तो a के लिए लिख दिया। कोई भी कांस्टेंट हो यहाँ पे, क्या क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस क्यों होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बोला आपको पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होता है। और पॉलिनोमियल फंक्शन में कौन कौन आता है बताओ, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 पॉलिनोमियल है, एक्स पॉलिनोमियल है जिसको अलग से हम नाम दे देते हैं क्या, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। और सर 3 आ गया जैसे मान लो, तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट भी एक कैसा फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन ही होता है, डिग्री 0 वाला, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, इस वजह से कांस्टेंट भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत खास मुद्दा है नहीं, सिंपल सी बात है, इसको रिमूव करूं क्या, बोलो फटाफट आगे बढ़ते हैं सर। और क्या, ये अलजेब्रा। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कॉन्टिन्यूटी के अंदर अच्छी खासी मेहनत करने वाले बच्चों के लिए, जो मेहनत नहीं करते उनके लिए तो हर जगह डाउट होता है, ठीक है ना, उनके लिए तो हवा भी चल जाती है तो वो शिकायत करने लगते हैं कि यार हवा क्यों चल रही है, हालांकि उसको पता नहीं कि हवा नहीं चलेगी तो बेटा अपन नहीं चलेंगे। तो हर एक वो बच्चा जो अच्छी खासी मेहनत करता है उसके लिए कॉन्टिन्यूटी में जो डाउट बना रहता है वो बना रहता है कंपोजिट फंक्शन में, और उसका रीजन क्या है उसी को पकड़ते हैं ताकि खत्म हो जाए ये काम। बहुत ही सिंपल अंदाज में समझते हैं सर क्या मामला है, सुनो। पॉइंट आप डालेंगे कॉन्टिन्यूटी, और ये लास्ट पॉइंट बेटा, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है, कि सर कंपोजिट फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी हम कैसे देखेंगे, एकदम प्यार से सुनना। हम बात करते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, और आपको वही यूज करना है। फिर एक्चुअल मुद्दा क्या है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत अच्छी मेहनत करने वालों को ही आता है ये डाउट। क्यों कहा मैंने ये बात, क्योंकि अच्छी मेहनत करने वाला बच्चा इस कॉन्सेप्ट को एकदम डीप में जाके देखता है, डीप मतलब एक्चुअल क्या कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ के आ जाता है। और एक्चुअल कॉन्सेप्ट अलग है और एनसीईआरटी अलग बात को फॉलो करती है, दोनों दिखने में अलग अलग दिखते हैं, होने में एक ही है। वो मैं आपको फील करा दूंगा तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। कैसे, सुनना, एनसीईआरटी इस मामले में ग्लोबली बात करती है। ग्लोबल बात करने का मतलब सर वो इस तरीके से बात करती है, रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। इस बात से मतलब क्या समझ में आया आपकी, कि एनसीईआरटी जिन दो फंक्शंस के कंपोजिशन की बात कर रही होगी वो दोनों फंक्शन ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर डिफाइन होंगे, ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो सर यहाँ पे डिफाइनिंग की टेंशन ही नहीं है कि डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये सब ये तो कोई टेंशन है नहीं। तो नहीं है तो फिर एक्चुअल बात को भी थोड़ा शॉर्ट और सिंपल वे में हम बोल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे देखना, एनसीईआरटी ग्लोबली बात करती है, ऐसे फंक्शन लेती है हमेशा जो ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर डिफाइन होंगे और हर एक रियल नंबर के लिए वो कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, देखो
हम बोलेंगे इफ f of x and g of x are continuous functions, then composite functions, कोई भी कंपोजिट ले लो आप, फोग ले लो एंड गोफ ले लो, दोनों अलग अलग होते हैं, आपको पता है रिलेशन एंड फंक्शन में मैंने बताया आपको कि कंपोजिट फंक्शन गोफ या फोग आर आल्सो कॉन्टिन्यूअस, या आप यार इस चीज को ऐसे लिखो एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी ऑल रियल नंबर के लिए बात करती है, तो ऑल रियल नंबर ऐड कर देना यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस ऑन रियल नंबर्स, ऑन रियल नंबर, ठीक है। देन composite functions fog and gof are also continuous on real numbers। सिंपल बात बोली उसने तो ये बोला कि f एंड g ये दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इन दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन होगा फोग या फिर गोफ वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। खत्म बात बेटा, इसको ही काम में लेना है, इसी को दिमाग में रखना है, कंफ्यूजन होना ही नहीं। लेकिन फिर भी किसी बच्चे ने अच्छी मेहनत कर रखी है और वो उस बात तक पहुंच गया है तो उसको डाउट ना आए, उसके लिए मैं बता रहा हूं ये कॉन्सेप्ट जो है ना एक्चुअल में कैसे है, एक्चुअल में ऐसे है जो कि हम आईआईटी जेईई में बात करते हैं, क्योंकि जेईई में जब आप जा रहे हो तो डीप में जाना पड़ेगा आपको। डीप में जाने का मतलब ये तो बात होगी सर सभी रियल नंबर्स के लिए, यहाँ पे तो एनसीईआरटी वही फंक्शन ले रहा है जो कंप्लीट रियल नंबर के लिए डिफाइन है। जेईई यहाँ पे कैसा भी क्वेश्चन ले सकता है जो कि किसी पॉइंट पे डिफाइन है, किसी पे नहीं है, तो पर्टिकुलर आपको पॉइंट वाइज बात करनी पड़ेगी, किसी पॉइंट के ऊपर बात करनी पड़ेगी। तो जेईई जो है इस थ्योरम को पॉइंट वाइज डिस्कस करता है। कैसे डिस्कस करता है सर, पॉइंट वाइज। अब सुनना जरा, पॉइंट वाइज डिस्कस कर रहा है तो फिर सर एक्चुअल थ्योरम क्या बनेगी, सुनना। कोई कंपोजिट फंक्शन है, सपोज फोग, हम इसकी बात करते हैं और एक्स वेरिएबल में है, इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। कोई कंपोजिट फंक्शन एफ और जी का कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, इज said to be continuous at x is equals to a। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट वाइज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है कि f और g किसी पॉइंट पे डिफाइन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है, हमें चेक करना पड़ेगा हर एक बात। तो हम क्या कहेंगे, कंपोजिट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हम तब बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, कब बोल सकते हैं, is said to be continuous at x is equals to a if and only if inside function कौन सा है inside function, यहाँ पे g, inside function g is continuous at x is equals to a and outside function कौन है, f, outside function f is continuous at x is equals to a, नहीं, at x is equals to g of a। मतलब अंदर वाला फंक्शन तो इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, ये जो है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए at x is equals to a पर, और बाहर वाला फंक्शन जो है ना वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए g ऑफ a पे। तो आप जरा सोचो, a के ऊपर ये कॉन्टिन्यूअस है, हमने चेक कर लिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन वैल्यू g ऑफ a के इक्वल आ रही है, ठीक है। अब f कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए g ऑफ a पे, उससे पहले g ऑफ a डिफाइन भी तो होना चाहिए, g जो है वो a पे डिफाइन होना चाहिए, उसके बाद g ऑफ a आप निकालेंगे, g ऑफ a जो भी वैल्यू आएगी उस पे आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। कंफ्यूज मत हो बेटा, सीधा सीधा बताता हूं, सुनो। कंपोजिट फंक्शन, अंदर वाला फंक्शन इस a के ऊपर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और बाहर वाला फंक्शन इस फंक्शन की a पे जो वैल्यू आएगी ना उस वैल्यू पे, वो वैल्यू भी ऐसी आएगी कोई 3, 5 जो भी है, ठीक है, डिफाइन होगी, तो उस वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है। अगर आपको ये डाउट में डालता है तो आपको ये काम में तो लेना है नहीं, आपके लिए कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर लिख रखा है एनसीईआरटी वाला, सीधा सीधा बात है। एनसीईआरटी में सिर्फ हमें डिफाइनिंग वैल्यू वगैरह चेक करना ही नहीं है, हम दोनों फंक्शन को चेक करेंगे,
दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा लेवल पे बता रहा हूं, एक्चुअल में अगर कोई जानना चाहता है तो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मुद्दे की बात आती है, सर एनसीईआरटी ने इस थ्योरम को ऐसे शॉर्ट में कैसे लिख दिया, वो बात आप समझ गए तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वो मैं समझाता हूं, इधर सुनो कि आईआईटी जेईई वाले यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लेते हैं सब उसमें एफ और जी किसी वैल्यू पे डिफाइन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑल रियल नंबर पे हम कंफर्म नहीं है। अब एनसीईआरटी एफ और जी ऐसे लेता है, एफ और जी इस तरीके के लिए उसने, ये दोनों फंक्शन ऑल रियल नंबर पे डिफाइन है, ऑल रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है। तो इस वाली बात को ये अपने आप ही सेटिस्फाई कर देंगे, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। कैसे? आप कह रहे हो कि दोनों कॉन्टिन्यूअस, सुनना, ऑल रियल नंबर के लिए है ये, जी मुझे बताओ ऑल रियल नंबर के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। तो डिफाइन है तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और कॉन्टिन्यूअस है तो वो उसके इक्वल भी होगा, यानी कि x इज इक्वल टू ए के ऊपर जो बात कर रहे हो आप, ये ए बोलो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी ऑल रियल नंबर के लिए बात कर सकते हैं क्या अपन, कि ये ए एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो एनसीईआरटी के हिसाब से, तो हर एक रियल नंबर पे ये जी ऑफ ए क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है ये बात। अब आते हैं सर बाहर वाले फंक्शन पे, ये एफ अंदर वाले फंक्शन की इस ए पे जो वैल्यू आएगी यानी कि जी ऑफ ए, उस पे ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और एनसीईआरटी कह रही है कि ये हर एक नंबर के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस है, तो जी ऑफ ए की कोई भी वैल्यू आएगी तो वो रियल नंबर ही तो आएगी भाई, और रियल नंबर पे एनसीईआरटी ने इसको क्या बोल रखा है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अब क्या किया, एनसीईआरटी ऑल रियल नंबर के लिए बात करी तो उसने इस बात को हटा ही दिया, बची कौन सी बात, कि ये भी कॉन्टिन्यूअस और ये भी कॉन्टिन्यूअस, तो ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी। तो साइड में ये चीज आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लेना। बाकी ये तो हुई समझने की बात, आपको बेटा इसके नीचे जाना ही नहीं, इस लाइन के नीचे आपको मुद्दे की बात यही समझनी है। सिंपल सुनो कि सर दो फंक्शन है, दोनों कॉन्टिन्यूअस है, किस पॉइंट पे, पॉइंट वाइज बात ही नहीं करेगा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बात करेगा ग्लोबली ऑल रियल नंबर, पॉइंट लिखा हुआ आएगा ही नहीं, आप टेंशन मत लो। एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस है, तो उनका कंपोजिशन आप करोगे तो जो कंपोजिट फंक्शन आएगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, खत्म बात। अब लेते हैं सर एक एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी और उसको सोल्व करते हैं, तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी और आप खुद बताना कितना आसान है। हिलना नहीं है बेटा, हाँ बने रहना बस। चलते चलते कहीं बैठे बैठे कहीं खो जाए। इसके जस्ट नीचे एक एग्जांपल लिखो। अब अपने एग्जांपल स्टार्ट हो गए, पहले कंपोजिट वाला करते हैं फिर ऑल ओवर करते हैं, ठीक है। और आप चाहो तो अब हेडिंग डाल दो एकदम मिड में से, जहां भी आप नोट्स बनाते हो, एग्जांपल या टाइप ऑफ। इससे बढ़िया तो आप ये लिखो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और इसी से बेटा आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। इसमें जो बच्चा लास्ट तक रुक गया ना बेटा, उसको इंटायर कैलकुलस के लिए मेरे ऊपर बिलीव हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखना सबसे पहले तो ये कंपोजिट वाला ही देख लेते सर। सुनना, आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसके लिए आपको बोल रहा है डायरेक्ट चेक कॉन्टिन्यूटी। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बोला क्या, बोलो इसने नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चन आपको देगा उसमें दो फंक्शन छुपे हुए रहेंगे, वो दोनों फंक्शन ऑल रियल नंबर के लिए क्या है, डिफाइन है। अब आपको जस्ट कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है ऑल रियल नंबर के लिए, डिफाइन पहले से दे रखा है, ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन आपको देगा एनसीईआरटी खुद। आपको ऑल रियल नंबर के लिए उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, कॉन्टिन्यूअस हो गया तो आपका कंपोजिट फंक्शन क्या हो जाएगा सर, कॉन्टिन्यूअस, खत्म बात। तो सर उससे पहले तो हमें यह पहचानना पड़ेगा कि कौन से दो फंक्शन का कंपोजिशन है ये, बोलो जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा। तो पहले आप यही चीज शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शन हमेशा देख लें, ये बाहर वाला फंक्शन है और ये अंदर वाला। बाहर वाला क्या है, मोड ऑफ समथिंग, उस समथिंग को आप एक्स लिखा करो हमेशा। तो सर एफ तो यहाँ पे दे रखा, मैं मान लेता हूँ जी, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स यहाँ पे क्या दे रखा है, मोड ऑफ एक्स। जो बच्चा कंपोजिट फंक्शन को पहली बार देख रहा है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में कि सर मोड ऑफ, इस मोड को मैं मान रहा हूं बाहर वाला फंक्शन, आउटसाइड फंक्शन, इस तरीके से।
और आउटसाइड फंक्शन को हम बोल रहे हैं इस बार g, और अंदर वाले फंक्शन को मैं बोल देता हूं h। क्यों? क्योंकि f पहले से दे रखा है, ठीक है। तो आउटसाइड फंक्शन बोले तो ये बाहर वाला क्या है सर? मोड। और अंदर क्या लिखेंगे? समथिंग। समथिंग बोले तो x लिखो आप तो, ठीक है। एंड दूसरा जो इनसाइड फंक्शन होगा, इनसाइड अंदर कौन बैठा है? एक्स स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनसाइड फंक्शन। तो सर दो फंक्शन हमारे पास आ तो गए, लेकिन ये दोनों फंक्शन किसके कंपोजिशन है? यानी कि जी ओ एच का है या फिर एच ओ जी का है? ये भी एक कंफ्यूजन रहेगा, ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आप ये दोनों करके देख लो, दोनों में से किससे ये वाला बनता है वही आपका हो जाएगा कंपोजिशन फंक्शन, ठीक है। तो पहले मैं करके देखता हूं जी ओ एच, इसको वेरीफाई करते हैं सर। जी ओ एच और वेरिएबल क्या है आपका? एक्स। इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, बच्चों को नॉर्मली एक ही तरीका बताया जाता है, उसी से डाउट आता है। एक तो है देखो जी, इस ओ का मतलब ऑफ, और ये क्या है? एच ऑफ एक्स। इसको ये तो हमेशा आपको लिखना ही है, यहां से बेटा आप दो तरीके से जा सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अंदर आपको, इसको मैं यहां पे एज इट इज लिखता हूं, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, और यहां पे भी जी ऑफ एच ऑफ एक्स। अब इस चीज को आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। सुनो, अंदर आपको एच ऑफ एक्स दिख रहा है क्या? तो एच ऑफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो। एच ऑफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर, वो यहां पे रख दो। अब ये फंक्शन बन गया आपके पास जी ऑफ समथिंग, यानी कि जी के अंदर आपको वेरिएबल की जगह ये समथिंग रखना है, यानी कि जी ऑफ समथिंग। तो जी जो आपका फंक्शन है उसमें एक्स स्क्वायर पुट कर दो, या आपका जी है इसमें एक्स की जगह आप ये वाला पुट कर दो। एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट किया तो ये वाला बन गया कि आपको देखो इधर। तो अपना जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो जी ओ एच होगा, न कि एच ओ जी। हमने वेरीफाई कर लिया सर, ये वाला चलेगा जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसी बात को एक बच्चा ऐसे भी सोच सकता है, क्या सोच सकता है शुद्ध, कि सर मैं इसके अंदर जाऊंगी नहीं, मैं तो जी के हिसाब से सोचूं कि जी ऑफ समथिंग, मतलब जी फंक्शन में ये समथिंग पुट करना है, जैसे आपने यहां पे किया था जी फंक्शन में ये समथिंग पुट, तो जी फंक्शन में ये समथिंग पुट कर दो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये आ रहा है आपका जी, और इसमें एक्स की जगह ये समथिंग पुट करेंगे तो क्या बनेगा? मोड ऑफ एच ऑफ एक्स। कोई बात नहीं। अब आप बोलो एच ऑफ एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करोगे नहीं करोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर। तो आप ऐसे जाओ और चाहे ऐसे जाओ, चीज वही आएगी। बोलो डन है क्या? कभी आपके दिमाग में ये चीज आ सकती थी, इसलिए मैंने बता दिया कि सर हमने पहले तो क्या किया, हमारे दिमाग से थोड़ा सा सोचा और इसके अंदर दो फंक्शन हमने आइडेंटिफाई किए। अब हम ये वेरीफाई कर रहे हैं कि ये दोनों फंक्शंस का कंपोजिशन इधर से इधर करने पे ये आएगा या इधर से इधर करने पे आएगा। तो सर हमने इधर से इधर किया तो ये हमारे पास आ गया, दैट मींस इसको अपन को यूज करना है। एक बच्चा सपोज ऐसे करता एच ऑफ जी, तब क्या होता? तो सर एच ओ का मतलब ऑफ और ये जी ऑफ एक्स। सुनते जाना, ठीक है। मेहनत वाला काम है बेटा, डाउट में आपके छोड़ूंगा नहीं, आपको रुके रहना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग कुछ नहीं होता एजुकेशन के अंदर, ठीक है। डांस वाली बात थोड़ी है, कॉमेडी थोड़ी है, हल्की फुल्की यार जितनी मुझे आती है वो कर लेता हूँ। ये आ गया बेटा। अब आपको क्या करना है, बोलो जी ऑफ एक्स पुट कर दो यहाँ पे। जी ऑफ एक्स कितना है सर? जी ऑफ एक्स की वैल्यू है मोड ऑफ एक्स, देखते जाना आप, ठीक है। जी ऑफ एक्स एज इट इज पुट कर रहा हूँ, जी ऑफ एक्स है मोड ऑफ एक्स, ठीक है। एच ऑफ समथिंग का मतलब एच के अंदर ये समथिंग पुट करो, तो ये आपका एच है, इसमें एक्स की जगह ये समथिंग में पुट करूंगा तो ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? तो सर ये मामला तो कुछ और ही बन गया, जबकि क्वेश्चन में तो ये है ही नहीं ऐसे। अरे यस और नो, हालांकि बन जाएगा ये, इस स्क्वायर को अपन अंदर ले सकते हैं, बिल्कुल ये तो सेट है सर, कोई दिक्कत नहीं, इसको अंदर लेके आ दो। लेकिन ये आप इससे बेस्ट आपके पास ये जा रहा है, आप इसको यूज करो, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में चलेगा लेकिन हर केस में नहीं चलेगा, तुम सोचो हमेशा चलेगा। ये बात हो गई सर। इतना करने के बाद आप क्या लिखेंगे कि सर ये वेरीफाई हो गया कि इन दो फंक्शंस का कंपोजिशन, ये वाला कंपोजिशन ही ये है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स, हेंस एफ ऑफ एक्स इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ किसका? जी एंड एच, जी एंड एच, ठीक है। ये हमने वेरीफाई करके इनको बता दिया। ये तो हमने ये बात प्रूफ की अभी तक। अब आपका वो मेन मुद्दा आता है कि दो फंक्शंस का कंपोजिशन ये है, ठीक है। ऑल रियल नंबर के लिए ऑलरेडी डिफाइन है ये, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। आपको ये वेरीफाई करना है, ये चेक करना है
कि ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों कॉन्टिन्यूस है क्या फॉर ऑल द रियल नंबर्स, और उसके लिए अपनी वो थ्योरम काम में आएगी जो मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको लिखवाए। तो हम लिखेंगे बिकॉज g of x is equals to mod of x is continuous for all real number। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बात बताई थी, continuous for all real number, ठीक है। एंड h of x क्या है सर, h of x is equals to x square is a polynomial function so that it is continuous for all real numbers। आप चाहो तो यहां पे भी बता सकते थे कि mod of x is a modulus of x, लेकिन यहाँ पे लिखने में क्या मजा आएगा, तो साफ साफ ही लिख रहा है mod of x। ये भी बताना चाहो तो बता दो, नहीं डायरेक्ट लिख दो x square is continuous for all real numbers, लेकिन फिर भी आप रीजन बताया करो कि भाई ये पोलिनोमियल फंक्शन है इसलिए ये कॉन्टिन्यूस है। तो बताओ दोनों कॉन्टिन्यूस है क्या, और इन दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का कंपोजिशन ही है आपका ये। तो हम बोल देंगे क्या, जगह चाहिए यार यहाँ पे, इसको रिमूव कर लेते हैं थोड़ा सा। इतना लिखने के बाद आप जस्ट लाइन लिख देंगे क्या, हम लिखेंगे बिकॉज जो आपका f ऑफ x है वो क्या है भाई, f ऑफ x is a composite function of two continuous functions g and h, hence f of x is equals to जो दे रखा आपको क्वेश्चन में x स्क्वायर is continuous for all real numbers। इस तरीके से आप कंपोजिट फंक्शन को सोल्व करेंगे। कुछ बच्चे या कुछ बुक्स के अंदर या एनसीईआरटी में भी इसको बहुत ही शॉर्ट में सोल्व किया जाता है, लेकिन जो मैंने आपको पूरा डिटेल बताया इतना आपको लिखना है बेटा, पूरा डिटेल में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है सर। जो भी फंक्शन अपन को गिवन रहेगा हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से दो फंक्शन का कंपोजिशन है ये, और उसको वेरीफाई करके भी बता देंगे कि इसका ये कंपोजिशन है। इतना करने के बाद आपको ये शो करना है क्या कि ये दोनों फंक्शन क्या है, ऑल रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस है। देन आप ये वाली लाइन बोल देंगे कि जो भी फंक्शन गिवन है वो क्या है, कंपोजिट फंक्शन है दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का, इसलिए वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अब आते हैं सर टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस है उनके अंदर धनाधन क्वेश्चन चलेंगे बेटा। आपके पास दो ऑप्शन है, आप इंटरेस्ट लेके देख सकते हो, बाकी आप इसको थोड़ा सा टिपिकल मान के छोड़ भी सकते हो। तो एक तो आपका ये कंपोजिट वाला क्वेश्चन बन सकता है, एक तो ये टाइप हो गया। इसके अलावा अपने पास कॉन्टिन्यूटी में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पीड रखेंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस लेंगे। कहीं पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करने में प्रॉब्लम आती है तो आप वेट करें, अभी तो एक्सरसाइज डीपीपी बहुत कुछ करेंगे। मैं तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कितने टाइप के आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं किसके अंदर, कॉन्टिन्यूटी के अंदर, और आप उनको कैसे अप्रोच करेंगे हर एक डाउट, और आपको मजा आएगा देखने ये टाइप देख के। फर्स्ट एग्जांपल में लेता हूं, आपके पास इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ सकता है कि कोई फंक्शन आपको दे दे पॉलिनोमियल फंक्शन x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, और बोल दिया आपको चेक कॉन्टिन्यूटी x इज इक्वल टू सपोज 2 पे। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो अपना बोलो क्या तरीका से लिमिट निकालेंगे और फंक्शन वैल्यू निकालेंगे, दोनों को चेक करेंगे इक्वल है कि। और लिमिट फाइंड आउट करने का एक ही तरीका सर, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, और तब तक करेंगे जब तक कुछ अजीब सा न बन जाए, ठीक है। तो हमारे पास सोल्व कैसे करेंगे देखना, लिमिट x टेंड्स टू 2 के ऊपर पहले लिमिट देख रहे हैं सर, और फंक्शन अपना क्या है x स्क्वायर प्लस 3। मैंने बोला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो आप, तो 2 की पावर 2 किया 4 और 3 कितना हो गया सर 7। सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो रियल वैल्यू आ रही है, और रियल वैल्यू आ रही है तो यही अपनी लिमिट हो जाती है, मैंने बोला था आपको, ठीक है। और f ऑफ 2 कितना आएगा, तो f ऑफ 2 कैसे निकालते हैं सर, 2 पुट कर देते हैं फंक्शन में, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 ये भी कितना आएगा 7। यहां से सर दोनों क्या है इक्वल है, तो हम बोल देंगे कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, बात खत्म। इसी क्वेश्चन में क्या चेंज हो सकता है सर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में ना पूछ के सर इंटरवल में पूछे तो इस क्वेश्चन को चेंज करो। हर एक टाइप का क्वेश्चन में यहाँ पे कवर करने वाला हूं।
अब बोल दिया आपको चेक कॉन्टिन्यूटी इन -1 से 1 के बीच। जब भी आपको इंटरवल में चेक करना है तो सर इंटरवल में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, किस किस पॉइंट पे चेक करके देखेंगे भाई? तो आप क्या करो, एक वेरिएबल लो, सॉरी एक पैरामीटर लो और मान के चलो कि वो इसके अंदर क्या करता है, बिलोंग करता है कहीं भी। तो इन सभी को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी पैरामीटर हम ले लेंगे सर सॉल्यूशन में, और उसके ऊपर हम दिखा देंगे यहाँ पे लिमिट और वो इक्वल है कि नहीं। तो हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में आप बोल दो लेट कोई पैरामीटर ए है, वो बिलोंग करता है सर किसके अंदर, -1 से 1 में। इसमें बिलोंग करता है मतलब इसके अंदर आने वाले इनफाइनाइट नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है ए। तो ए पे आप चेक कर रहे हो मतलब इसके अंदर ही चेक कर रहे हो हर एक पॉइंट के ऊपर। बोलो बात डने क्या? तो हम तो ए पे चेक करेंगे यही वाली चीज। अब वापस वही क्वेश्चन बन गया ये, x टेंड्स टू a और फंक्शन क्या है बोलो, x स्क्वायर प्लस 3। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो और क्या। तो इसके अंदर सोचो थोड़ा सा पहले, इसके अंदर कोई भी नंबर है उसका आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, और उसमें 3 ऐड करोगे तो बोलो कोई अजीब नंबर बनेगा या रियल नंबर बनेगा? सर रियल नंबर बनेगा, पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे a पुट कर सकते हैं सर, a स्क्वायर प्लस 3। और आप मुझे बताओ f ऑफ a कितना आएगा? सर a पुट कर दो फंक्शन में, वो भी कितना आएगा सर, a स्क्वायर प्लस 3। अगेन ये दोनों क्या आ गए सर, इक्वल। तो हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस 8 या कॉन्टिन्यूअस 4 x बिलोंग्स टू किसके अंदर सर, -1 से 1। इस कंप्लीट इंटरवल में ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन इसी के अंदर पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में ही सर तीसरा क्वेश्चन कैसा बन सकता है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ जाए। तो क्लोज इंटरवल के अंदर आप क्या करेंगे, उसके अंदर भी आप एक वेरिएबल ले लेंगे, उस क्लोज इंटरवल के अंदर बिलोंग करवा देंगे। आपके पास एनसीईआरटी में उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है वन साइडेड लिमिट वाला, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको थ्योरी के अंदर। बाकी वन साइडेड वाला नहीं है कि आप एंड पॉइंट पे चेक कर रहे हो, ना ना, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है। आप तो पूरे को एक साथ लो, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता तो भी हम सेम बात बोलते, ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1, ये हम करते, ये इक्वल आता, खत्म बात, सेम तरीके से। तो यहीं पे लिख लेना और लगा के। और अगर ऐसे बोलता इन क्लोज इंटरवल बोलता -1 से 1, तो सेम एज इट इज यहाँ पे क्लोज कर देते, यहाँ क्लोज कर देते। अगला टाइप ऐसा बन सकता है कि सब कुछ कहे ही नहीं, डायरेक्ट इतना ही बोले कि f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 है, और आपको डायरेक्ट बोला चेक कॉन्टिन्यूटी। बस इतना ही बोला सर, किस पॉइंट पे करना है, किस इंटरवल में करना है, कुछ कहा ही नहीं उसने। इसका मतलब यह है, वो चाहता है कि ये फंक्शन की जो डोमेन है उस पूरी कंप्लीट डोमेन के लिए आपको चेक करना है। और सर पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर, इसमें कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हो, ये हमेशा डिफाइन होगा। तो ऑल रियल नंबर के लिए आपको चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, अब आपको खुद को पता लगाना पड़ा कि इसके लिए इंटरवल कौन सा होगा। वो कौन सा होगा सर, ये डिफाइन होता है सर ऑल रियल नंबर के लिए, तो आपको ऑल रियल नंबर में चेक करना है। बात समझ आ रही है आपको? यस। तो हम क्या करेंगे, इस बार लेट करेंगे एक पैरामीटर a, या इसको आप कांस्टेंट बोल दो, कुछ भी बोल दो, कांस्टेंट है, ठीक है ना। वो बिलोंग कराएंगे सब ऑल रियल नंबर में, और ऑल रियल नंबर के लिए हम चेक करेंगे। चेक करने का तरीका वही, लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन अपना क्या है x स्क्वायर प्लस 3, और पॉलिनोमियल फंक्शन में कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट करेंगे तो सर कुछ भी अजीब सा नहीं बनेगा, एक रियल नंबर आएगा। तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो a स्क्वायर प्लस 3, ये आपकी लिमिट हो गई। और f ऑफ a पे फंक्शन वैल्यू पे क्या आ जाएगी सर, a स्क्वायर प्लस 3, और ये दोनों क्या आ गए सर, इक्वल आ गए। इक्वल आ गए तो सर ये कॉन्टिन्यूअस ऑन ऑल रियल नंबर, ये लो। तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ ये 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी इंटरवल पे, और आपको कुछ भी न दिया जाए तो आपको इंटरवल खुद सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे सर, आप ये सोचोगे इस फंक्शन के डोमेन में कौन कौन आता है, ठीक है ना, डोमेन। उस कंप्लीट डोमेन के लिए आपको चेक करना है। मेरा पॉइंट आपको क्लियर समझ में आएगा? यस। ये हो गया फर्स्ट टाइप का, ठीक है। अगला टाइप अपने पास क्या हो सकता है वो देखते जरा, कि सर अब हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे कुछ अजीब बन रहा है। और वो अजीब क्या बन रहा है, समथिंग अपॉन में जीरो अप्रोचिंग, समथिंग अपॉन में जीरो अप्रोचिंग। तो मैंने उसके लिए बोला था आपको क्या, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप सेपरेटली कैलकुलेट करो। और किस मेथड से सर, वही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, वही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। कि सर अब हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू, आपको दे दिया 1/x, और आपको बोला चेक
कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। 0 पे फंक्शन क्या है सर? नॉट डिफाइन है, डिनोमिनेटर में 0 है। तो इस मामले में हम क्या करेंगे, सुनते रहना। बोलने में तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो सर 0 पे डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं है तो सर फंक्शन की तो कोई वैल्यू होगी नहीं, वो लिमिट के इक्वल कैसे आएगा? ठीक है, लिमिट हो चाहे ना हो, इक्वल तो आने से रहा। तो ये फंक्शन कैसा है? डिसकंटीन्यूअस है 0 पे। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन लिखेंगे क्या भाई? लिखने का मुद्दा क्या है वो देखते हैं सर। तो वही बात सर, लिमिट चेक करेंगे। ठीक है ना, x इज इक्वल टू x टेंड्स टू 0। x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली 0 नहीं है सर, 0 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। ठीक है, 0 से थोड़ा सा बड़ा और 0 से थोड़ा सा छोटा। और मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 0 बनता हुआ दिखाई दे तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, तो आप डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो हम पहले लेते हैं सर कौन सी लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट। देखते जाना, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों नॉट इक्वल आते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका मैंने लिमिट में आपको सिखाया है। x टेंड्स टू 0, लेफ्ट का मतलब यहाँ पे हल्का सा माइनस लगा दो। माइनस का मतलब निगेटिव को शो नहीं करता ये। माइनस का मतलब यहाँ पे 0 है, आप इसको लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, 0 से थोड़ा छोटा नंबर आइए, और फंक्शन अपना क्या है? वो एज इट इज। इतना लिखने के बाद वापस ये वो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया सर। यहाँ पे आके आपका वही मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो। लेकिन सर जैसे मैं 0 पुट करूंगा यहाँ पे 1 अपॉन में समथिंग 0 आ रहा है, और इस केस में आपको वो वाली बात याद करनी है। कौन सी वाली? कि x इज इक्वल टू 0 नहीं है, x टेंड्स टू क्या है? 0। ये अप्रोच कर रहा है। अप्रोच करने का मतलब 1 अपॉन में 0, यहाँ पे 0 है तो 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर, होता है 0.0000, और वो भी माइनस में, क्योंकि 0 के इधर क्या आते हैं? माइनस। तो बहुत ही छोटा नंबर आएगा सर डिनोमिनेटर में। मैं आपको समझा रहा हूं पहले, माइनस में 0.0001। इस पॉइंट को हटाओगे तो बोलो ऊपर क्या आएगा सर? बहुत बड़ा नंबर आएगा, और बहुत बड़े नंबर को लिखते हैं इन्फिनिट, और इस माइनस की वजह से माइनस इन्फिनिट। आप तो डायरेक्ट याद रखो, मैं तो ये तो समझा रहा हूं आपको ऐसे ही। लेकिन बेटा अब आप क्लास 12th में हो गए, ये बातें थी क्लास 11th की, वहां पे सीखो आप। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट आपको याद कराने की अगर बात करूं, कभी भी समथिंग अपॉन में 0 माइनस आए, ये नेगेटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है, तो आप इन्फिनिट को अप्रोच करोगे नेगेटिव साइड से, पूरा कंप्लीट फंक्शन। समथिंग अपॉन 0 को राइट हैंड साइड से, पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो, तो ये पूरा नंबर किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिट को, पॉजिटिव साइड से। तो यहाँ पे 0 को माइनस नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो, तो ये पूरी जो लिमिट आएगी वो किसको अप्रोच करेगी सर? इन्फिनिट को। और यहाँ पे नेगेटिव साइड मतलब नेगेटिव, माइनस इन्फिनिट को अप्रोच करेगा। डायरेक्ट याद कर लो आप इस बात को। फिर हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, राइट के लिए क्या लगाते हैं? 0 प्लस। फंक्शन कितना है? 1 अपॉन x। 0 प्लस मतलब राइट हैंड साइड से आप डिनोमिनेटर को 0 अप्रोच कर रहे हैं, तो ये पूरा इंटायर नंबर किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिट को, पॉजिटिव साइड से। ठीक है ना, यहाँ 0 माइनस है तो माइनस इन्फिनिट, 0 प्लस है तो प्लस इन्फिनिट को अप्रोच करेगा। अब आप खुद बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल आ रही है कि नहीं? तो हम बोलेंगे बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट की। और बेटा मैं स्पीड से ले रहा हूं, कुछ बातें आपकी छूट जाए, नहीं समझ में आए घबराना नहीं। ठीक है ना, आगे और बात करेंगे। आज तो हम टाइप कवर कर रहे हैं फटाफट से। ये सर इक्वल नहीं है तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम क्या बोल देंगे? डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बच्चा इसी बात को ऐसे भी बोल सकता था, देखना जरा, कि सर f ऑफ x इज नॉट डिफाइन, एंड का मतलब नॉट डिफाइन, एट x इज इक्वल टू 0। तो आप डायरेक्ट ही बोल दो कि नॉट डिफाइन है, तो सर ये डिसकंटीन्यूअस होगा, एट x इज इक्वल टू 0, खत्म बात। इतनी सी लाइन बोल दोगे तब भी कोई गलत बात नहीं है, ये भी सही है। एक बच्चा इसको ग्राफ से भी जा सकता है। ग्राफ पता है क्या आपको? 1 अपॉन x का ग्राफ ऐसे बनता है सर, जैसे जैसे आप 0 के पास जाएंगे पॉजिटिव साइड से, 0 के पास जाएंगे तो सर ये प्लस इन्फिनिट को अप्रोच करेगा ऐसे। ठीक है, वो नेगेटिव साइड से जाएंगे तो सर ये नेगेटिव माइनस इन्फिनिट को अप्रोच करेगा नीचे की तरफ, ऐसा ग्राफ बनता है। तो जब आप इस साइड जा रहे हो तो ये प्लस इन्फिनिट को जा रहा है, और जब आप इस साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हो, यहाँ पे 0 आपका, तो ये सर नीचे माइनस इन्फिनिट को क्या कर रहा है? अप्रोच। चाहो तो आप ग्राफ लिख लेना, ये क्लास 11th की बात है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है? चीजें मैं पूरी बताऊंगा बेटा, लेकिन उसके लिए आपको टाइम जरूर लगेगा। 1 अपॉन x, और आपको बोल दे कि चेक, या फिर ऐसे बोल दे देंगे कि 1 अपॉन x, और साथ में आपको गिवन है कि x नॉट इक्वल टू 0 है बेटा। इस बार क्वेश्चन ने खुद नहीं बोल दिया, 0 को हटा दिया उसने, इसके डोमेन में से ही हटा दिया कि x इज इक्वल टू 0 पे आपको बात ही नहीं करनी। और अब आप चेक करो कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी।
ठीक है, मतलब जीरो के अलावा आपको चेक करना है। तो सर इस फंक्शन को जीरो से प्रॉब्लम थी ओनली, और जीरो को आपने हटा ही दिया तो ये अब कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। लिखेंगे कैसे सर? जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है क्या? यस, तो ऑल रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जीरो को आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने हटा दिया। इसके अंदर आपका वो ए बिलोंग करवाना पड़ेगा आपको। ऐसा आप लेट करेंगे कि लेट कोई वेरिएबल ए लेते हैं, सॉरी पैरामीटर कांस्टेंट ए लेते हैं, जो कि ऑल रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है बट जीरो नहीं होगा, और इसके ऊपर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। बात क्लियर है क्या? यस। या आप ऐसे भी बोल सकते हो इसी चीज को, देखो कि लेट ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो के इक्वल नहीं है, इस बात का मतलब ये है कि जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। ये बात और ये बात सेम ही है बेटा। अब सर ए के ऊपर लिमिट चेक करते हैं, x टेंड्स टू ए, और ये अपना फंक्शन 1/x। कि सर आपने कहा था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो जब तक कुछ अजीब ना बने। यहाँ पे जीरो हो रहा था, जीरो था तब दिक्कत थी सर, जीरो को आपने हटा दिया, इसके अलावा कोई भी नंबर यहाँ पुट कर दो, ये बोलो कोई ना कोई रियल वैल्यू बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो सर डायरेक्ट पुट कर सकते, 1/a क्या आ गई, इसकी लिमिट आ गई a के ऊपर, ठीक है। और फंक्शन वैल्यू आपको पता ही है f ऑफ a कितना आएगा, इसमें a पुट करेंगे तो 1/a तो आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या f ऑफ a। अब मैं ऐसे लिखूंगा डायरेक्ट f ऑफ a यही आएगा सर, रिवर्स सोचो आप, ठीक है। तो ये खत्म बात, लिमिट इक्वल है फंक्शन वैल्यू की, तो सर हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस ये वाली बात बोल दो, या तो 8 ये लिख दो पूरा, या फिर ये लिख दो 8 x नॉट इक्वल टू 0, कि ये कॉन्टिन्यूअस है x नॉट इक्वल टू 0 पे। बोलो देने के बाद इसके अलावा ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? सर आप क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देते हो भाई साहब, छोड़ते नहीं हो किसी को। छोड़ना क्यों है? आप यही तो चाहते हो कि एक ऐसा चैलेंज मिले जहां पे कोई डाउट छूटता नहीं है, और वो भी बोर्ड एग्जाम के दायरे में रहते हुए, एनसीईआरटी के दायरे में। उससे बाहर मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपके लिए देख लो जी कि सर ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता, कुछ भी ना बोले, बोले कि 1/x और बोल दे आपको चेक कॉन्टिन्यूटी, चेक कॉन्टिन्यूटी। तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है सर, इसके अंदर हमें सोचना पड़ेगा। चेक कॉन्टिन्यूटी इसको करते हैं। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने नहीं देंगे तुझे। सर f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, और डायरेक्ट बोल दिया कि चेक कॉन्टिन्यूटी। अब सुनना जरा, तो सर अगर इसने डायरेक्ट बोला है तो हमें तो हर एक नंबर पे सोचना पड़ेगा ना भाई। भाई कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो सर जीरो भी हो सकता है, और जीरो के अलावा भी कोई रियल नंबर हो सकता है। तो अब मुद्दे की बात ये है सर, इसको कैसे डील करें? तो बेटा इस केस में आप बनाओ केसेस, केस बनाओ आप, ठीक है, कि जब हमारा x 0 हो तो उसके लिए आप अलग से चेक करो। अभी मैंने आपको बताया 0 पे कैसे चेक करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग वाला किया था हमने 0 पे। और एक दूसरा केस ऐसा बना दो कि कोई भी रियल नंबर हो लेकिन 0 नहीं है। तो ये दो केस बनाओ आप अलग अलग, एक 0 के लिए और एक इसके लिए, खत्म बात। तो केस क्यों बनाते हैं ये भी आपको फील हुआ क्या? सर रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट केस बनाते हैं सर, केस 1, कि हम ले लेते हैं कि सर ए जो है हमारा वो क्या है। पहला तो मैं ये ले लेता हूं कि ए सर 0 है, और ए जब 0 है तो 0 पे आप चेक कर रहे हो, और 0 पे आप कैसे चेक करोगे? या फिर पहले हम वो ले लेते हैं सर, क्या ले लेते हैं कि सर ए 0 नहीं है, लेट ए बिलोंग करता है ऑल रियल नंबर, लेकिन उसमें से 0 हटा दिया हमने। तो सर 0 नहीं है तो कुछ भी है, तो अभी अभी हमने किया वही चिपका देना एज इट इज। लिमिट x टेंड्स टू a 1/x, ए अपने पास 0 तो है नहीं, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे सर 1/a, और यही अपने पास क्या होगा f ऑफ a। तो सर इस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन वो 0 नहीं है, केस 1। केस सेकंड क्या बनाएंगे सर? व्हेन a इज इक्वल टू 0 बोल दो, या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हो तो a तो लेने की जरूरत ही नहीं है। a तो हम तब लेते हैं सर बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो, एक ही नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए a लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल दो x इज इक्वल टू 0। 0 पे आपको चेक करना है, तो 0 पे सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग से कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस टाइप का जो हमने किया था,
लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे, x टेंस टू 0 माइनस, फंक्शन अपना क्या है 1/x, डिनोमिनेटर 0 माइनस है तो कंप्लीट नंबर सर माइनस इंफिनिट को अप्रोच करेगा। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी सर, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, राइट साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हो, फंक्शन है 1/x, डिनोमिनेटर में 0 प्लस आने का मतलब ऑल ओवर नंबर कहां पे जाएगा सर, प्लस इंफिनिटी को जाएगा। और यहां से हमें पता लग गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, तो हम बोलेंगे सर क्या कि फंक्शन f of x is discontinuous at x is equal to 0, कि ये डिसकंटिन्यूअस है at x is equal to 0। इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हो। अब इस ऑल ओवर अगर मैं बात करूं सर, इस पूरे से आपको क्या रिजल्ट मिला, इस पूरी बात को एक साथ आप क्या बोल सकते हो कि सर ये जो फंक्शन है इसके लिए इसने कहा कि चेक कंटिन्यूटी, तो हम इसका आंसर क्या दे रहे हैं, ये पूरा चेक करने के बाद हम आंसर देंगे अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। देखना f of x या तो आप ऐसे बोल दो कि f of x is discontinuous at x is equal to 0, ठीक है, ये भी चलेगा। कोई बच्चा बोले कि f of x is continuous at x belongs to all real number, और उसमें से उसने हटा दिया 0। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि f of x is continuous at x not equals to 0। इस बात को कि सर x 0 नहीं है, x क्या नहीं है, 0 नहीं है, उसके लिए ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो हर एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे आप लिख सकते हो। ये बात हो गई सर कौन से टाइप का, जब डिनोमिनेटर में अपने पास क्या जाए समथिंग अपॉन में 0 अप्रोचिंग है, इस मुद्दे को आप कैसे डील करेंगे। खत्म है यहां तक बात। तीसरा अपने पास क्या बन सकता है सर, उसी केस में मैंने आपको नीचे लिखवाया था कि सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि आपका फंक्शन जो है वो कैसा हो सर, एक से ज्यादा डेफिनेशन वाला हो, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, ठीक है ना, उसकी डेफिनेशन क्या हो, चेंज हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सुनते जाना। ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व नहीं करवा रहा हूं, ओनली फॉर्मेट बतवा रहा हूं। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल में दे रखा है बेटा, वो एग्जांपल में सोल्व करवाऊंगा तो वहां पे आपको प्रॉपर बता दूंगा। आप तो ये टाइप चल रहे हैं तो लिख लो आप इसको, कैसे लिखेंगे मैं बताता हूं। आपको बोला जाए कि f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सर इंटीजर के लिए अलग से बिहेव करता है और नॉन इंटीजर के लिए अलग से बिहेव करता है। तो इसके लिए डेफिनेशन अलग है, इसके लिए डेफिनेशन अलग है, यानी कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है सर ये, ठीक है। f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और आपको बोल दिया कि चेक कॉन्टिन्यूटी, खत्म बात। इसके अलावा आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे भी पूछ सकता है, किसी इंटरवल में भी पूछ सकता है, ठीक है ना, और आपको डायरेक्ट ऐसे भी लिख के दे सकता है। आई होप कि पिछले 2-3 क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन 3-4 तरीके से आ सकता है एक ही फंक्शन के लिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी इंटरवल पे, या आपको कुछ भी ना दे, इस तरीके से हम केवल इसको इस तरीके से देखेंगे। तो सर हमें हर जगह सोचना पड़ेगा। और सर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर के लिए अलग से बिहेव करता है और नॉन इंटीजर के लिए अलग से बिहेव करता है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट में लिखवाया था और बोला था हेल्प मिलेगी आपको। क्या हेल्प मिलेगी, अब आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता है, आपने याद कर रखी है बात क्या, कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर एक इंटीजर पे क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस, और नॉन इंटीजर के लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो आप दो केस बना दो, केस 1 और केस 2। तो आपको ये बात पता थी इसीलिए तो आप केस बना रहे हो, तो ये चीज आपको हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आप केस 1 क्या बना देंगे, इन दोनों में से कोई भी एक ले लो आप। केस 1, केस 1 हम ले लेते हैं सर, हमारा पैरामीटर जो a है वो क्या है सर, a इज इंटीजर, लेट a इज एनी इंटीजर, ठीक है। इसी बात को कोई बच्चा ऐसे भी बोल सकता है कि a बिलोंग करता है इंटीजर में, आप ऐसे बोल दो शॉर्ट में, ठीक है। सारे तरीके में बता रहा हूं, और इसके लिए आप चेक करेंगे। और मैंने बोला आपको ग्रेटेस्ट पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, एक से ज्यादा डेफिनेशन वाले जितने फंक्शन है उनके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे बाद में देखेंगे जब मैं एग्जांपल कराऊंगा। राइट हैंड लिमिट और एक के ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे और हम वेरीफाई कर लेंगे कि ये इक्वल है या नहीं। बोलो बात डन है क्या। और इंटीजर के केस में आपको पता है ये इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि इंटीजर के लिए ये डिसकंटीन्यूअस होता है। ये क्या वैल्यू आएंगी ये हम एग्जांपल में सोल्व करेंगे, एज इट इज ये क्वेश्चन है। फिर आप केस 2 क्या बनाएंगे बेटा, इसको थ्योरी में लिख लेना आपको साथ के साथ, ठीक है, ये थ्योरी चल रही है आपकी फिलहाल। केस 2 बना लेंगे सर, लेट
ए इज ए, है ना, ए इज ए 2 बार आ रहेगा, तो इसको आप ऐसे ले लेना। देखो ये कॉमन सेंस आपको साथ में लेके जाना चाहिए, मैंने कई बार बोल दिया आपको, कॉमन सेंस बेटा घर पे छोड़ के जाना ही नहीं है। लेट ए इज ए नॉन इंटीजर। सर मैथमेटिकली शॉर्ट में कैसे लिखेंगे इसको, आप ऐसे लिख सकते हो, लेट ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट इंटीजर नहीं होगा। अब बताओ ये नंबर कौन सा है, क्या ऐसे सही है कि बात, बोलो सही तो है और क्या भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पे टूटता है, इसके अलावा जो वैल्यू है वो क्या है, ऑल रियल नंबर है, इंटीजर को छोड़ दो बस, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी ये लैंग्वेज मेरे ख्याल से ये ज्यादा प्यारी लगती है आपको। और आगे फिर वही लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, तरीका वही है। और सर एक के ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे। और नॉन इंटीजर के लिए क्या आता है, कॉन्टिन्यूस। लिखना चाहो तो आप लिख लो, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा सर, कॉन्टिन्यूस। कैसे आएगा वो हम एग्जाम्पल में सोल्व करेंगे। यह आपका हो गया कौन से टाइप का, कि सर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन आ जाए। हालांकि ये सीधा सीधा आपको दिख नहीं रहा पीस वाइज डिफाइंड, या आपको पहले से पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सर टूट जाता है इंटीजर पे, तो ये टुकड़ों में डिफाइंड फंक्शन है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। लेकिन आपको बकायदा दे दे, बकायदा क्वेश्चन में दिया हुआ आ जाए पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, तब आप कैसे करेंगे अगला टाइप। तो करना वही है सर, पीस वाइज डिफाइंड में तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली। वीडियो लेंथी जा रहा है, ठीक है, बस आप फोकस बना के रखो। मजे हमें इस बात के लेने क्लास कैलकुलस में, किस बात के लेने, कि सर हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, डाउट हमारा रह नहीं रहा, इस बात का ही मजा आएगा। एफ ऑफ एक्स इस बार अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ले लेते हैं सपोज अपन कितना ले यार, 3 ले लेता हूँ ना, या 2 लू क्या, 2 ले लेते हैं। और यहाँ पे कोई नंबर है 3, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल, होते दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन है। इस फंक्शन की ये डेफिनेशन होगी किसके लिए, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए, और ये डेफिनेशन है x लेस देन 0 के लिए। यह आपका फंक्शन है और आपको बोल दिया चेक कॉन्टिन्यूटी, या तो ऐसे बोल सकता है किस पॉइंट पे चेक करना है, ये आपको बोला ही नहीं। तो हम क्या करेंगे सर, हर एक रियल नंबर के लिए सोचना पड़ेगा, 0 से बड़े नंबर के लिए, 0 से बड़े नंबर के लिए सोचना पड़ेगा केस 1, 0 से छोटे नंबर के लिए सोचना पड़ेगा सर केस 2, और सर एग्जैक्ट 0 पे भी सोचना पड़ेगा केस नंबर 3। और मजे की बात बताऊं क्या, इन दोनों केस में कोई भी फंक्शन हो वो हमेशा ही क्या आएगा सर, कॉन्टिन्यूअस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप सोच के देखो ना भाई, इसके लिए केवल और केवल एक ही डेफिनेशन आपके पास, और यहाँ पे डेफिनेशन कौन सी है, पॉलिनोमियल, कोई भी फंक्शन नहीं, मैंने ये बात गलत बोल दी। फर्स्ट केस के लिए ये फंक्शन कौन सा है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। इस केस के लिए अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। 0 के ऊपर से डेफिनेशन चेंज हो रही है, 0 के ऊपर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आएगा और राइट हैंड साइड में ये आएगा, तो 0 के ऊपर आपको स्पेशली चेक करना है। इसके अंदर तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे बात है सर लिखने वाली, यहाँ पे रहेगा लिखने का मुद्दा, और यहाँ पे हमें सोल्व करना है एक्चुअल में। सर कैसे लिखते हैं जरा देखना सर, केस 1 बनाते हैं, जब वैल्यू क्या हो, x जो है वो 0 से बड़ा हो, ठीक है ना, 4x ग्रेटर देन 0, ऐसे लिखेंगे हमेशा आप। 4x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के लिए बोलो f ऑफ x क्या होगा सर, ये डेफिनेशन होगी। ये क्या है, पॉलिनोमियल, तो सीधा सीधा लिख दो आप, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ए polynomial function, and we know that polynomial function is always continuous for all real number। तो all real number के लिए होता है तो फिर इसके लिए भी होगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा ना केस 1 और केस 2 में ओनली लिखना है, ये लैंग्वेज चलेगी हमेशा। तो हम यहां से बोल देंगे hence f of x is continuous for all x greater than is equals to 0। सर फर्स्ट केस में तो ये क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। भाई साहब आज तो पैर दुखने लग गए यार, लेकिन मुझे लगता है यार इसको तो कंप्लीट कर देना चाहिए ना, आज की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, और कैलकुलस में बेटा थोड़े वीडियोस अपने लेंदी रहेंगे तो ही फायदा रहेगा अपने को, ठीक है। तो इसमें तो कॉन्टिन्यूअस हो गया सर फर्स्ट के अंदर, तो ठीक है। केस नंबर 2 क्या बनाएंगे बोलो सर, लेस देन 0 के लिए, तो मैं बोलूंगा 4x लेस देन 0 के लिए फंक्शन अपना कौन सा है सर, कांस्टेंट फंक्शन, 3 इज ए
कांस्टेंट फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, इज ए कांस्टेंट फंक्शन। आगे आप लिखेंगे वही, है ना, वी नो दैट वाली बात आप लिख देंगे कि वी नो दैट कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, ये बात आप खुद लिखेंगे यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है ना, जैसे मैंने ऊपर लिखी है ये वाली वी नो दैट, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही तो है, ये बात आप कंप्लीट एज इट इज लिख देंगे। देन आप बोल देंगे कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन 0। इन दोनों केस में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे पता है। केस थर्ड, हाँ सुनना, इन दोनों को सोल्व करने का एक तरीका और है भाई, देखो जरा यहीं पे लिखवाई देता हूं मैं आपको, नहीं भी लिखोगे चलेगा, हालांकि यूज अपन ये करेंगे, बट एक तरीका ये भी है देखना इसका, और करके आप लिखेंगे कि सर अपने वो उस बेसिक तरीके से भी तो कर सकते हैं। ये तो हमने किया इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट आपने याद कर रखे थे उसी की हेल्प से, कि पॉलिनोमियल फंक्शन सर कॉन्टिन्यूअस होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट बोल दी ये बात। लेकिन कोई बच्चा उस बात को याद नहीं करता हो तो बेसिक से जाना चाहता है, तो वही तरीका, यह आपका फंक्शन है, इसके लिए आपको चेक करना है, ठीक है, तो आप इसके लिए चेक कर लो, मान के चलना यहाँ पे आपका x जो है इस पे आप लिमिट चेक करो, x टेंड्स टू कितना लिखेंगे, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई पैरामीटर लेना पड़ेगा, तो हम बोल देते हैं लेट कोई a है जो कि इस स्लॉट में आता है सर, इसमें कब आएगा, जब ये 0 या 0 से बड़ा हो। अब इसके लिए आप चेक कर लो, इसके लिए फंक्शन अपना क्या है x स्क्वायर प्लस 2, तो एकदम बेसिक से जवाब कि सर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डायरेक्ट लिमिट चेक करेंगे a पे, और a आपका क्या है सर 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, फंक्शन बोलो x स्क्वायर प्लस 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यही तो बताया था आपको कि सर पॉलिनोमियल में डायरेक्ट पुट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो a स्क्वायर प्लस 2 क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट आ जाएगी, और यही आपकी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी a के ऊपर। दोनों अपने पास इक्वल है तो हम बोल देंगे कॉन्टिन्यूअस है। तो इसी बात को आप डायरेक्ट बेसिक से ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। फिर आता है केस 2। केस 2 में भी आपके ये दोनों तरीके बनेंगे, या तो आप इंपोर्टेंट रिजल्ट को याद कर रखा है तो उस लैंग्वेज में लिख दो, या फिर बकायदा आप सोल्व कर दो, ठीक है। तो वही तरीका सर क्या लिखेंगे, फॉर x लेस देन 0 f of x इज इक्वल टू 3 इज ए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो कि क्या होता है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ठीक है। और आगे आप लिखेंगे वी नो दैट, ये वाली लाइन लिखेंगे एज इट इज, वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। वो लिखने के बाद आप बोल देंगे कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x लेस देन 0। ये तो हो गए सर केस 1 और केस 2। अब आते हैं इंपोर्टेंट केस नंबर 3 पे कि सर एग्जैक्ट 0 पे हम कैसे चेक करेंगे। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन PWD कि सर केस बनाते हैं 3, पीछे चिंटू मिंटू सो ना जाना भाई, है ना, वैसे तो रिया जी और वो बातें करते रहते आपस में, नींद तो नहीं आने देते, कि सर एट व्हेन, ऐसे बोल देते हैं व्हेन x इज इक्वल टू क्या हो 0, तो a की पर्टिकुलर वैल्यू है तो उसके लिए पैरामीटर a लेने की जरूरत नहीं है, 0 पे चेक करो डायरेक्ट। और आप तो मुझे ये बताओ 0 के ऊपर फंक्शन की डेफिनेशन बदल नहीं रही क्या, देखो 0 के लेफ्ट में अलग है और 0 के राइट में अलग है, और जिस वैल्यू पे डेफिनेशन चेंज होती है ना बेटा, उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने आपको लिखवाई दिया। हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट के लिए यहाँ पे एक माइनस का साइन लगा देंगे जस्ट आप। अब बोलो 0 के जस्ट लेफ्ट में यानी कि 0 से कम, भाई 0 से जस्ट लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, 0 से कम, और 0 से कम के लिए फंक्शन अपना क्या है ये। और कांस्टेंट फंक्शन पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होता सर, डायरेक्ट वो कांस्टेंट फंक्शन ही आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आ गई 3, सॉरी राइट हैंड लिमिट हम कैसे निकालेंगे सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और मैंने बोला था ना बेटा लिमिट का खेल है सारा, 0 से 0 प्लस का मतलब 0 के जस्ट राइट में, जस्ट राइट मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, और 0 से बड़े के लिए फंक्शन आपका क्या है x स्क्वायर प्लस 2। ये पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो सर बचेगा क्या 2। ये आपकी क्या हो गई राइट हैंड लिमिट। क्या दोनों इक्वल आ रही है सर, नहीं आ रही है, तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, दैट्स व्हाई हम बोल देंगे डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब इस एंटायर क्वेश्चन, इस कंप्लीट सॉल्यूशन का फाइनल आंसर आप लैंग्वेज की फॉर्म में क्या लिखोगे बताओ जरा।
इस पूरे का आंसर क्या लिखेंगे सर कि सर हमने कंप्लीट चेक कर लिया कि हर जगह कॉन्टिन्यूअस है जीरो के अलावा। तो वही बात लिखने की सर, लिखने के तरीके कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स जीरो नहीं है उसके लिए हमेशा ये क्या है कॉन्टिन्यूअस। इस बात का मतलब जीरो के अलावा। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखना कम समझ में आती है बच्चों को। एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर जिसमें से आप जीरो हटा दो। इसी बात को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है। इन दोनों का मीनिंग एक ही, आराम से बैठ के सोच लेना। या फिर आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो, क्या कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इसी क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, इसी के पास में लिख लेना चेक कॉन्टिन्यूटी, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट फाइंड आउट करो। तो हम इसको बकायदा ऐसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमें पता लगा कि सर डिसकंटिन्यूटी के लिए कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू जीरो। तो उसके लिए आप लैंग्वेज क्या लिख के आएंगे, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो। ये एकमात्र पॉइंट है जिसपे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन में लैंग्वेज ये भी आ सकती है और ये भी आ सकती है, ठीक है ना। बोलो बात क्लियर है क्या, डन। हर एक डाउट, यार मार्कर में थोड़ी इंक कम हो गई क्या, तो अपने पास सॉल्यूशन है, टेंशन ना लो आप, ठीक है। सॉल्यूशन है, इतना बजट तो है। वो कपिल शर्मा बोलता है ना कि सर हमारा बजट बहुत है, 150 रुपये बताता है। फिर वो देखा कि आपने इस टाइप के बहुत सारे एपिसोड बनाता है, वो उसके 3-4 जो डायलॉग है ना वो फिक्स है कि सर हमारे पास जो फल फ्रूट बने वो खा लो आप, हमारा बजट बहुत खतरनाक है 250। गजब बात करता है यार, मस्त बंदा है यार वो। डिप्रेशन में आ जाए ना कोई आदमी तो कपिल शर्मा शो देख लो बस। लेकिन लाइफ के कुछ डिप्रेशन ऐसे होते हैं जो मेहनत करने से निकलते हैं भाई साहब। वो कहते हैं ना प्यार में धोखा जब खाता है ना इंसान, वो कॉमेडी नहीं देखता है, वो देखता है यूपीएससी से रिलेटेड कोई मूवी देखता है या फिर आईआईटी जेईई। बस या तो यूपीएससी क्लियर करता है या जेईई क्लियर करता है, इससे नीचे नहीं रुकता भाई साहब। अब आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कौन सा आ सकता है बोलो। ये अपना सर वो बीच वाला काम हो गया, सारा हो गया कि नहीं हो गया। अब आ सकता है इनडिटरमिनेट वाला फॉर्म वाला मामला। तो उसके लिए आपको वो 7 जुगाड़ आपको पता होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बोल दे आपको एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये एग्जाम्पल है। और आपको बोल दिया, देखो अलग अलग तरीके से बोल सकता है भाई, ये क्वेश्चन बता तो नहीं दिया मैंने कहीं आपको, चेक कॉन्टिन्यूटी ऐसे आ सकता है, ठीक है ना, इस टाइप से बोल सकता है आप। पहले यही कर लेते हैं सर, कोई पॉइंट नहीं बोला तो आपको हर एक पॉइंट के बारे में सोचना है यहाँ पे। तो सर केस बनाने पड़ेंगे कि 2 पे इसको प्रॉब्लम है सर, तो 2 पे अलग से चेक कर लेते हैं। और 2 के अलावा सर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके अलावा जितने रियल नंबर बच गए उस पे अलग से चेक करते हैं। तो केस वन क्या बनाएंगे सर, लेट ए जो है वो ऑल रियल नंबर हो सकता है बट हम 2 को हटा देते हैं सर, ठीक है। तो उसके लिए क्या दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे। x टेंड्स टू a, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस, डायरेक्ट आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या करेंगे सर, ए पुट कर दो और क्या, ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में ए माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी। क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं क्या, बताओ जरा। बस ये मैथ्स के अंदर बेटा हमेशा आपको सोचना होता है। आपको अगर नहीं पता है तो साइड में आप लिख लेना कैंसिलेशन इज ओनली वैलिड। कैंसिलेशन के साथ साथ आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को भी लिख दो। 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहां पे लिखवाता हूं मैं आपको, देखना अलग से नोट लगवा के। मैथ्स के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या, कैंसिलेशन, डिवीजन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते टाइम स्पेशली डिनोमिनेटर का ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। इन तीनों ही केस में क्या आप तीनों ही काम तब कर सकते हो कब, आर, ठीक है ना, या ओब्लिक लगा दो आप यहाँ पे, ठीक है ना, इज ओनली वैलिड फॉर नॉन जीरो फैक्टर्स।
नॉन जीरो फैक्टर्स कि सर जब भी आप कैंसिलेशन कर रहे हो तो आप नॉन जीरो फैक्टर का ही कैंसिलेशन कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको कैंसिल करना चाहते हो तो ए की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 होने का मतलब तो ये नॉन जीरो फैक्टर नहीं है सर, जीरो फैक्टर है। 2 का मतलब तो ये 0 बन जाएगा, और 0 को 0 से आप कैंसिल नहीं कर सकते मैथमेटिक्स में। और कैंसिलेशन का मतलब यहाँ पे डिवाइड ही तो कर रहे हो, इसलिए मैंने डिवाइजन भी लिख दिया कि आप नॉन जीरो फैक्टर से डिवाइड भी नहीं कर सकते। डिवाइड मतलब उसको ऐसे कैंसिल करना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे कहीं भी लिखा हुआ है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी, आपका b, ठीक है, इसके साथ आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो और ऐसे लिखना चाहते हो कि AD इज इक्वल टू BC, ये लिखना चाहते हो। ये आप तभी लिख सकते हो कब, जब ये दोनों क्या हो, डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो, नॉन जीरो हो सर। तो नॉन जीरो फैक्टर्स का ही आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो और कैंसिलेशन कर सकते हो। ये बात बेटा आप साइड के अंदर लिख लेंगे। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब आप मुझे बताओ क्या इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं क्या? क्या ये नॉन जीरो फैक्टर है क्या? तो आपका ए क्या है, इस ए के अंदर हमने 2 को लिया है क्या? नहीं लिया। नहीं लिया तो बेटा आप इसको कैंसिल कर दो बिंदास। ये आ गया a प्लस 2, ये आपके आगे लिमिट। और जब आप इसके अंदर क्या पुट कर देंगे, ए के ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू चेक करना चाहोगे और ए आपका 2 है नहीं, तो इसी तरीके से सोल्व होगा। तो ये वैल्यू एफ ऑफ ए के इक्वल है, और ऐसा है तो हम बोल देंगे क्या कि सर ये मामला कॉन्टिन्यूअस है। किस पे? कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, वो ए तो हमने सोल्व करने के लिए लिया था, फाइनल आंसर हमेशा एक्स में लिखा करो क्योंकि आपका फंक्शन किस में है, एक्स में। एक्स बिलोंग्स टू आर जिसमें 2 नहीं है, इसके लिए तो कॉन्टिन्यूअस है सर। और केस 2 बनाएंगे हम सर किसके लिए, स्पेशली 2 के लिए कि सर x इज इक्वल टू क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू क्या हो 2, तब हम क्या करेंगे, तो पहले तो हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू कितने पे सर, 2 पे। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं, यहाँ पे कोई पीस वाइज यूज वाइज नहीं है सर, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है। तो ये आपका फंक्शन है। देखना एक मजेदार बात जो कि स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताई थी, क्या है सर कि सर आपने कहा डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, तब तक करो जब तक कुछ अजीब न बन जाए, लेकिन सर इस बार 2 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर जो है 0 बन रहा है। तो उस टाइम पे आप इस बात को याद कर लो कि x इक्वल टू 2 थोड़ी है, x 2 को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली 2 है ही नहीं सर। एग्जैक्ट 2 नहीं है तो जब आपका x 2 को अप्रोच कर रहा है सर, x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को, तो ये नीचे वाला नंबर एग्जैक्ट 0 नहीं बनेगा सर, ये 0 को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। ठीक है, ऊपर यहाँ पे आप 2 पुट करोगे तो ये 4 को अप्रोच करेगा, तो ये पूरा नंबर किसको अप्रोच करेगा सर, 0 को। 0 अप्रोचिंग 0, ये कौन बन गया सर, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, 0 अप्रोचिंग 0, ठीक है ना, ये बन गया आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म। और जब भी इस टाइप की इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तो इसको हटाना होता है सर, मैंने बोला था आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म बनने की वजह को हटाओ। और कैसे हटाएंगे सर, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इस बात को हम क्या लिखेंगे, देखना जरा, लिमिट हम बाद में पुट करेंगे सर, पहले इसका कर दो आप फैक्टराइजेशन। तो ये बनेगा अपने पास एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, x माइनस 2 x प्लस 2, और अपॉन में क्या है सर, x माइनस 2। और आपको पता ही है कि x जो है वो 2 के इक्वल थोड़ी है, पर x टेंड्स टू 2 का मतलब x एग्जैक्ट 2 नहीं है। एग्जैक्ट 2 नहीं है तो सर ये फिर अपने पास नॉन जीरो फैक्टर है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो। तो बचा क्या मामला, लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये अपने पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया सर। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, क्या जाएगा 4, ये आपकी लिमिट आ गई। और सेम तरीके से अब आप जरा मुझे ये बताओ, जरा ये बताओ, क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि f ऑफ 2 ये आएगा क्या सर? f ऑफ 2 का मतलब फंक्शन में आप एग्जैक्टली फाइंड आउट कर रहे हो कि 2 के ऊपर फंक्शन कितनी वैल्यू दे रहा है। तो बताओ 2 के ऊपर फंक्शन डिफाइन है क्या? ये फंक्शन सर 2 पे डिफाइन ही नहीं है। एग्जैक्ट 2 पुट करोगे तो ये नॉट डिफाइन आएगा, मतलब 2 पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है सर, 2 पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम कहेंगे यहाँ पे ये लिमिट तो आपकी क्या आ गई, 4 आ गई। तो आप बोलना, देखना, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, वो तो आपके पास कितनी है, 4 है सर, केस नंबर 2 के अंदर। लेकिन सर f ऑफ 2 जो है इज नॉट डिफाइंड, f ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड, या आप ऐसे बोल दो कि f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 2। तो सर फंक्शन वैल्यू तो डिफाइन ही नहीं, इक्वल कहां पे होगी, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो सर हम बोल देंगे इस केस के अंदर f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, खत्म बात। इस चीज को मैं थोड़ा ग्राफ से अगर आपको बताऊं, इसको लिख लेना, रिमूव कर दो।
ठीक है ना। ये जो केस नंबर 2 है ना बेटा, ये आप ऐसे समझ सकते हो। सुनना, इसका कैंसिलेशन करने के बाद जो फंक्शन आया था अपने पास कितना आया था, x+2 आया था। x+2 के हिसाब से ग्राफ क्या बनेगा आपका, कुछ इस तरीके से बनेगा। लेकिन सर ये जो फंक्शन है ना, ये 2 पे डिफाइन नहीं है, तो जहां भी 2 होगा ना वहां पे होलो सर्कल होगा, फिर आगे ये ग्राफ ऐसे ही जाएगा। ठीक है ना। और ये पॉइंट है आपका 4 कैसे पता लगा, इसमें 2 रखा था तब 4 नहीं आया था क्या? अरे लिमिट कितनी आई थी, 4 आई थी। तो इस 2 को जब आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो तो ये ग्राफ सर इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 4। जब आप इसको राइट से अप्रोच कर रहे हो तो सर ग्राफ इसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 4। तो राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई, 4। दैट मीन्स सर लिमिट क्या है, 4। और अभी अभी मैंने इस केस में आपको लिमिट निकाल के बताई थी, कितनी आई थी, 4। लिमिट में तो कोई दिक्कत नहीं है सर, 4 आ रही है। लेकिन सर 2 के ऊपर ग्राफ हमें कोई वैल्यू नहीं देता। यहाँ पे होलो सर्कल का मतलब ये है कि 2 पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है सर। 2 पे ये क्या है, नॉट डिफाइन। तो लिमिट तो 4 आ गई, लेकिन सर ये नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन एट x इज इक्वल टू 2। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या कि सर ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 2। ये मैंने आपको ग्राफ से भी फील करा दिया है। बस खत्म करेंगे, आप टेंशन न लो। बस लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन है जो 99% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कॉन्टिन्यूटी से, जिसमें पहले से आपको बताया जाता है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है और कोई ना कोई पैरामीटर वहां पे होगा, कोई कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। और इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई वालों के क्या होते हैं, फेवरेट होते हैं। सीबीएसई बोल लो या आप कोई भी बोर्ड बोल लो, ठीक है, ये क्वेश्चन जान जाते हैं। तो इसके लिए आप एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे, इधर अभी देखा था मैंने। क्वेश्चन आपका है kx², ये बुक में दे रखा आपका kx² है 2 के ऊपर। इस टाइप का क्वेश्चन है, kx² x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 के लिए है, और यहाँ पे 3 है x लेस देन 2 के लिए। ठीक है ना, ये है। और आपको बोला है कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड k। तो आपको बता रखा है कि ये फंक्शन जो है ना 2 के ऊपर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो आप इस k की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना, ज्यादा इजी होता है। मैं पहले बता रहा हूं आपको, इसके ऊपर लिखना है बकायदा आपको, इजी कैटेगरी का होता है। और बोर्ड एग्जाम के लिए क्या होता है, FAV बोले मतलब फेवरेट। ठीक है ना। अब सोल्व करते हैं सर, इसको कैसे कर सकते हैं। एक बच्चा तो इसको डायरेक्ट लग जाएगा कि सर कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, और इक्वल है सर किसके, फंक्शन वैल्यू के। किस पे, 2 पे, क्योंकि 2 पे ये कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। ये मामला अप्लाई करो, यहां से क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो क्या है, पहले राइट हैंड लिमिट बताओ मुझे। राइट हैंड लिमिट होगी सर, लिमिट x टेंड्स टू 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे। 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा, और 2 से थोड़ा सा बड़ा के लिए फंक्शन क्या है सर, kx²। इसमें सर अब 2 जो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे सर 4, और क्या आ जाएगा k। यार कुछ भी बोलने लग रहा है, इसका मतलब सर लेंदी जा रहा है सर। खत्म करते हैं लास्ट क्वेश्चन। 2 पुट किया तो कितना आ गया बेटा, 4 के आ गया। ये अपनी राइट हैंड लिमिट हो गई। अब आप मुझे बताओ, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, उसको इक्वल कर दो, वहां से आंसर आ जाएगा। यहां से 2 तरीके, दोनों में से कोई भी कर लेना। लेफ्ट हैंड लिमिट में फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बोलो, लिमिट x टेंड्स टू 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मतलब 2 से कम, और 2 से कम के लिए ये कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो सर 3 आ गया। ये आपकी राइट हैंड लिमिट और ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, और 2 के ऊपर फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, तो ये दोनों बोलो इक्वल होंगी कि नहीं होंगी। तो आगे आपको फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है इसको, आप इन दोनों को इक्वल कर दो डायरेक्ट। 4 के इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू कितना आ गया, 3/4। ये आपका आंसर। कोई कहेगी सर मैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालना चाहता था, मैं तो ये निकाल लेता हूँ फंक्शन वैल्यू। f ऑफ 2 कितना होगा, तो सर x इज इक्वल टू 2 के ऊपर फंक्शन अपना ये है, तो उसके अंदर आप 2 पुट कर दो। ये क्या आएगा सर, 4k। तो ये दोनों तो बेटा सेम ही आ रहे हैं ना, इन दोनों को इक्वल करके कैसे लेके आओगे k, तो ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। लेकिन सर ये तो हो सकता था ना, देखो एक तरीका तो ये हो गया, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, इक्वल करो, आपका आंसर आ गया। सेकंड तरीका आप मुझे बताओ क्या बन सकता था यहां से, कि सर राइट हैंड लिमिट क्यों निकाल रहे हो, देखना जरा उसको देखते हैं। कि सर मैं पहले निकालता हूं, हमेशा फंक्शन वैल्यू निकाल लिया करो आप इस टाइप के क्वेश्चंस में। फंक्शन वैल्यू वो इजी होता है सर,
x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन वो है, तो f ऑफ 2 कितना आएगा बोलो वहां से, k ऑफ 2 का स्क्वायर बोले तो 4k। और एक वैल्यू हमेशा यहाँ पे इस तरीके से कोई कांस्टेंट दी हुई है तो उसको पकड़ो, वो पकड़ेंगे तो सर 2 से कम बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, वो डायरेक्ट आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है डायरेक्ट वहां पे आप देख लो, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस उसके लिए फंक्शन कितना है 3, तो आंसर कितना आ गया 3। इन दोनों को सर इक्वल कर देंगे, 4k इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। तो फंक्शन वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट से भी निकाल सकते हो या फिर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट से भी निकाल सकते हो। इतने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे 99% टाइप मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन थोड़ा अलग बन गया, बाकी ऐसे ही करेंगे करने में। बोलो मजा आया कि नहीं आया, कोई भी डाउट आपका रहना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मैंने कॉन्टिन्यूटी निकालने की प्रैक्टिस नहीं करवाई आपको, कॉन्टिन्यूटी निकालने वाले अच्छे क्वेश्चंस नहीं किए हमने ओनली किए बस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या बातें क्वेश्चंस में आ सकती है, किस किस तरीके से अप्रोच करेंगे। अब बेटा मेरी बात सुनो आप गौर करके, अब आपके सामने आ रही है एक डीपीपी, कॉन्टिन्यूटी के लिए एक ही डीपीपी में आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे ताकि आपका एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड बन जाए, और उसके बाद हम सोल्व करेंगे आपकी एक्सरसाइज 5.1। बोलो बात क्लियर है क्या? देन आपको आएंगे मजे क्वेश्चन सोल्व करने में। तब तक के लिए आप पढ़ो, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप देखो, डीपीपी सोल्व करो, और फिर मिलते हैं सर एक्सरसाइज के अंदर। तब तक के लिए सी यू।